Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Our next short question is law of conservation of angular momentum. So, how it is defined? Definition: according to law of conservation of angular momentum, if no external torque acts on a system, the total angular momentum of the system remain constant. This is called law of conservation of angular momentum. It means that if no external torque act on the system, then angular momentum will not be changed and it will remain same, it will remain constant. So it is called law of conservation of angular momentum. कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट, क्या चीज कांस्टेंट रहे, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क एक्ट ना करें। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन थी, उसमें सिंपल फोर्स एक्ट कर रही थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये कौन सी है, रोटेशनल मोशन है, इसमें क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल, तो हमें पता है कि हम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से शो करते हैं। तो कैपिटल एल टोटल इज इक्वल टू L1 L2 L3, यानी कि पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल लेते हैं हम इसकी एंगुलर मोमेंटम की कि कैसे कांस्टेंट रहेगा, किस सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा। हमने देखा होगा कि जिम्नास्टिक के केस में डाइवर क्या करता है, गोता लगाता है। तो गोता लगाने से पहले देखो दो पोजीशन चेंज करता है। पहली पोजीशन देखते हैं हम, ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें होता और क्या कर रहा है, बोर्ड को, वुडन बोर्ड को क्या करेगा, प्रेस करेगा डाउनवर्ड। अब जैसे ही वुडन बोर्ड को डाइवर क्या करेगा, प्रेस करेगा डाउनवर्ड, तो अपने जो आर्म्स और जो हमारे पास आर्म्स और अपने लेग्स को वो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो बिफोर डाइविंग वो क्या कर रहा है, डाइवर अपने आर्म्स और लेग्स को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। तो जब आर्म्स और लेग्स को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो लेस स्पीड से क्या कर रहा है, बोर्ड को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो एंगुलर स्पीड कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि उसका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही डाइवर क्या करेगा, गोता लगाएगा, तो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट यानी कि एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन के लिए, गोल चक्कर के लिए क्या करेगा, अपने रेडियस को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे ही रेडियस कम होगा, तो रेडियस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो गोता लगाने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज था, लेकिन उसकी एंगुलर स्पीड क्या थी, कम थी। जैसे ही गोता लगाएगा, अब क्या करेगा, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, लेकिन एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पूरे सिस्टम के दौरान एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ angular momentum is hardly apparent if a single isolated spinning body alters its moment of inertia। तो इसमें क्या कर रहा है, एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम है जिसे हम क्या कर रहे हैं, डाइवर की एग्जांपल ले रहे हैं, ये अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले केस में बिफोर डाइविंग वो अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर रहा है, दूसरे केस में अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जब गोता लगाने लगा है तो अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर रहा है। The diver pushes off the board with a small angular velocity। अब पहला केस क्या है कि जब वो गोता लगाने से पहले क्या करने लगा है, पुश क्या करेगा, ये बोर्ड को क्या करेगा, वुडन बोर्ड को पुश करेगा, लेकिन इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैसे, अपना रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज यानी कि स्ट्रेच करेगा आर्म को और किसको, लेग को। Smaller angular velocity about a horizontal axis through his center of gravity. Upon lifting off from the board, the diver's legs and arms are fully extended, which means that
The diver has a large moment of inertia. तो डाइवर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये देखिए क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बन गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये मैंने यहाँ पे एम आर वन स्क्वायर ओमेगा इसलिए लिखा है क्योंकि बिफोर डाइविंग है, यानी कि गोता लगाने से पहले वो बोर्ड को पुश कर रहा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो रेडियस इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा था कि ये लेस स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ये डाइवर पुशेस विद अ स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। अब दूसरे केस में क्या होगा, जैसे ही ये गोता लगाने लगेगा, अब अपने रेडियस को क्या कर रहा है, कम, यानी कि रेडियस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, लेकिन एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज, पहले फैक्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा था, एंगुलर स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है लेकिन एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक फैक्टर कम हो रहा है दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। As the angular momentum is conserved, so I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, वही रिलेशन दोबारा, तो क्या बन गया हमारे पास, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 is equal to constant। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किस केस में, डाइवर के केस में। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। Hence the diver must spin faster, यानी कि जैसे उसने गोता लगाया, जैसे उसने जंप लगाया, जंप लगाने के बाद अब वो क्या कर रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम स्मॉलर। टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम दिस एनेबल्स द डाइवर्स टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट, तो वो एक एक्स्ट्रा क्या लेगा, रेवोल्यूशन लेगा। तो ये एग्जांपल थी किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्या है, द टोटल angular momentum of the system remain constant if no external force acts on it। तो इसकी एग्जांपल क्या ली थी हमने, डाइवर की। तो डाइवर की एग्जांपल क्या है कि पहला, यानी कि जब वो क्या करेगा, जंप लगाएगा, तो जंप जैसे ही लगाएगा तो पहले केस में वो क्या करेगा, बोर्ड को क्या करेगा, पुश करेगा विद स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंक्रीज, क्योंकि वो अपना रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाय स्ट्रेचिंग लेग्स एंड आर्म्स। अब जैसे ही जंप लगाने की, जैसे ही जंप लगाएगा और गोता लगाने लगेगा, उससे पहले वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा समरसॉल्ट लेने की कोशिश करेगा, यानी कि रेवोल्यूशन बढ़ाएगा अपनी। तो रेवोल्यूशन कैसे बढ़ाएगा, वो अपनी रेडियस को डिक्रीज करेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई बॉडी अपने दायरे में मूव कर रहा है तो वो हमें क्या देगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देगा। तो कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। So let's see how to calculate its energy by deriving a formula. तो how to derive formula? Let's see that. ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है, कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी का मास m है, इसका ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया, जिसके गिर्द ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी कि ये हमें क्या देगा, स्पिन मोशन भी देगा और ऑर्बिटल मोशन भी देगा। तो स्पिन मोशन को भी हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो रोटेशनल मोशन, अभी जो मूव कर रहा है इसके पास किनेटिक एनर्जी है, एवरी मूविंग बॉडी हैज किनेटिक एनर्जी, बट दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पार्ट्स, तो इसके पास जो एनर्जी होगी इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। सो हाउ टू डिफाइन रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, डेफिनेशन, energy of the body due to its rotation about an axis is called rotational kinetic energy। तो क्या डेफिनेशन है, हाउ टू डिफाइन रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास जो किनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होगी,
हाफ एम वी स्केयर के इक्वल होगी। तो ये जो हाफ एम वी स्केयर जो हमने डिस्कस किया था किनेटिक एनर्जी, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में हमने इसको क्या किया था, डिस्कस किया था। लेकिन ये अब हमारे पास लीनियर मोशन नहीं है, बल्कि कौन सी मोशन है, ये हमारे पास एंगुलर मोशन है। तो एंगुलर मोशन के लिए हम किसको डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोशन के लिए हमारे पास, एंगुलर मोशन के लिए जो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो v का जो रिलेशन है, ये लीनियर रिलेशन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एंगुलर के केस में कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। तो v किसके इक्वल होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास एनर्जी आ रही थी इन केस ऑफ लीनियर मोशन, किनेटिक एनर्जी, वो आप किसमें कन्वर्ट करने लगे हैं, इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। तो वैल्यू पुट कर दी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, के ई इज इक्वल टू 1/2m, और ये v किस इक्वल था, आर ओमेगा, और ये हमारे पास वैल्यू क्या है, v स्केयर है। तो क्या बन जाएगा, आर ओमेगा स्केयर। तो ये बन जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर। तो क्या बन गया, किनेटिक एनर्जी यानी कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी क्या बन गया, 1/2 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। तो ये क्या बन गया हमारे पास रिलेशन, 1/2 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। तो एम आर स्केयर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो क्या बन गया, काइनेटिक रोटेशनल किनेटिक एनर्जी क्या बन गया, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्केयर भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये फार्मूला हो गया, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्केयर। तो 1/2 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर भी लिख सकते हैं, 1/2 आई ओमेगा स्केयर भी लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारे पास रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम किस केस में, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिजिड बॉडी डिस्कस किया था, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रिजिड बॉडी डिस्कस किया था, इसी तरह हम रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रिजिड बॉडी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन in case of rigid body, consider an object spinning about an axis with constant angular velocity। यानी कि ये मैस क्या कर रहा है, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा, रोटेट करेगा अबाउट एन एक्सिस which is denoted by angular constant velocity omega। Every point of the body has some kinetic energy due to circular motion। तो जहरी बात है, जब रिजिड बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, इसका हर एक पार्टिकल एक्सिस के गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो उसके पास, हर पार्टिकल के पास क्या होगी, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगी। तो हम हर पार्टिकल की क्या करते हैं, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पिनिंग बॉडी, इमेजिन that is composed of teeny small pieces। हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिजिड बॉडी होती है, ये कंपोज होती है, बनी होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स पर। The magnitude of rotational kinetic energy due to mass m1 is kinetic energy, rotational kinetic energy of mass m1 is equal to 1/2। ये हमने रिलेशन अब पहले फाइंड आउट किया था, क्या बन जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास m2, क्या बनेगा हमारे पास, किनेटिक एनर्जी किसकी, मास m2 की, 1/2 m2 r स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। और इसी तरह मास m3 क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास, क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, m3 होगा। तो m3 की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, क्या होगी किनेटिक एनर्जी मास m3 की, ke3 हमारे पास, किनेटिक एनर्जी हमारे पास है, ये हमारे पास बात कर रहे थे हम किसकी, किनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। तो मास m3 की मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास m3 ke3 इज इक्वल टू 1/2 m2
ये M2 यहाँ पर भी क्या आएगा, M3 आएगा, यहाँ पर भी R3 आएगा, और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा 3 स्केयर बनेगा हमारे पास। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास Mn क्या रिलेशन आएगा, Ken इज इक्वल टू 1/2 Mn R n स्केयर ओमेगा n स्केयर हमारे पास। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी किसकी वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं, हम Mn की वजह से क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था कौन सा केस, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, मास M1 M2 M3, और ये क्या होगी Mn। तो यानी कि हमने हर पार्टिकल की क्या फाइंड आउट कर ली, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब हम हर पार्टिकल की जो किनेटिक एनर्जी है उसको क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल किनेटिक एनर्जी आ जाएगी, किसकी, होल बॉडी की आ जाएगी हमारे पास। टोटल रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन, जो हमारे पास रिलेशन आ गया हमारे पास इसका टोटल किनेटिक एनर्जी, किसकी टोटल किनेटिक एनर्जी हमारे पास, ये किस केस की बात कर रहे हैं हम, रिजिड केस की बात कर रहे हैं। तो रिजिड केस में जो टोटल किनेटिक एनर्जी आ गई, ये रिलेशन आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास के टोटल, पहला मैस की रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, दूसरा मैस की, तीसरा मैस की, और ये किसकी होगी, एन मैस की। और हमारे पास पता है कि जो जो बॉडी क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रहा था। तो जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रहा है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास, तो हम रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी क्या आ रही है, लेट्स सी दैट रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय के टोटल, फर्स्ट mass kinetic energy, second mass kinetic energy, third mass kinetic energy and n mass kinetic energy, तमाम को ऐड कर लिया तो हमारे पास टोटल बॉडी क्या आ जाएगी, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, यानी कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 दूसरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, तीसरे पार्टिकल की, और एन पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो किसके इक्वल हो गया, ओमेगा के इक्वल हो गया। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर भी ओमेगा और यहाँ पर भी ओमेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन हमने बाहर लिख दिया, और 1/2 भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या हो गया, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। तो बाकी हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, Mn Rn स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया किस चीज़ का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ये हमारे पास 1/2 MI/R I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लार्ज इक्वेशन थी, ये हमारे पास क्या बन गई, स्मॉल इक्वेशन 1/2। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 से n तक। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। तो क्या बन गया हमारे पास, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो हमारे पास इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमारे पास टॉपिक क्या था, फाइंड आउट करनी थी हमने रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी, हमने फाइंड आउट करी, वो किसके इक्वल हो गया, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक।